कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हुआ और ये फिल्म उस नैरेटिव को तोड़ती हुई दिख रही है जो भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा करना चाहती है, जिसे नरेंद्र मोदी ने खुद लाल किले से बताया। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। फिल्म के भीतर वो चीजें हैं जो एक जर्मन यूट्यूबर के मुंह पर थप्पड़ की तरह है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? फिल्म पर डिबेट भी चालू हो गई। पार्टी वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। पर क्या ये फिल्म रिलीज के बाद उस घटिया प्रोपेगेंडा को तोड़ पाएगी जो भारत को अनस्टेबल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? यदि हाँ तो कैसे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल इमरजेंसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। इमरजेंसी जैसी एक फिल्म भारत को बांग्लादेश की तरह अनस्टेबल होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये स्टेटमेंट ना आपको अभी बहुत फार फेच्ड लग रही होगी, पर उतना सोचने से पहले केवल एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज लाल किले से कहा है वो सुन लीजिए। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। सरल शब्दों में नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियों का प्रयोग करके देश को अनस्टेबल करने का प्रयास चल रहा है और वो उन शक्तियों से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना करें। अब इमरजेंसी जैसी एक फिल्म ऐसी स्थिति में किस प्रकार काम आ सकती है, उस पर बात करते हैं। तो कंगना की फिल्म बेसिकली इंदिरा गांधी द्वारा भारत में लगाई गई इमरजेंसी की बात करती है। रिसर्च के मामले में फिल्म के ट्रेलर से ही समझ में आ जाता है कि रिसर्च अच्छी हुई होगी, क्योंकि डिटेलिंग पर काम किया गया है। कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ जो सीधा सीधा ट्रेलर में दिख रहा है। ये इंदिरा गांधी का एक्चुअल ऑफिस था और इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा का जो ऑफिस दिखाया गया है वो देखिए, वही मैप, वही लैंडलाइन फोन्स, वही पेन स्टैंड। अब इमरजेंसी फिल्म में इंदिरा की कार को देखिए, ये इंदिरा की कार है और 1960s में और अर्ली 1970s में फोर्ड कार्टिना ही इंदिरा गांधी यूज किया करती थी। फिल्म में इंदिरा गांधी को बार बार टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हुए दिखाया गया है और इंदिरा एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया ही सबसे अधिक पढ़ा करती थी। फिर फिल्म में एक न्यूज़पेपर में एक कार्टून दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और फिल्म के ट्रेलर के अंत में कंगना यही बोलती भी हैं इमोशनली, और रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था। पहले एक कार्टून छपा था और फिर इंदिरा ने ये स्टेटमेंट बोली थी। फिर भिंडरनवाला का केस देख लीजिए। भिंडरनवाला का फिल्म में कांग्रेस को ये कहना है कि तुम्हें हमारे वोट चाहिए और हमें खालिस्तान। तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। तो इस माध्यम से फिल्म में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इंदिरा काल में भिंडरनवाले को बढ़ावा मिला था, वो भी वेल रिसर्च भी लगता है। फिर इसके अलावा संजय गांधी का साइको बना हो, या अटल बिहारी, या फिर जेपी, और या इंदिरा खुद, सबकी एक्टिंग बढ़िया लग रही है। मेकअप के लिए ऑस्कर विनर डेविड मेलानोस्की को हायर किया गया, जिसने द डार्केस्ट स्टार और बैटमैन जैसी फिल्में की हैं, और कंगना की लुक बिल्कुल इंदिरा जैसी लग रही है। तो किसी एस्पेक्ट में कोई कोताही शायद ही बरती गई हो। फिल्म YouTube पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी और ट्विटर पर भी। उधर ट्रेलर देखकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ट्रेलर बहुत शानदार बनाया गया है, बहुत ही तगड़ा। लेकिन कुछ लोग फिल्म में कंगना को एक बीजेपी सांसद के रूप में ही देख रहे थे। बोले फिल्म के ट्रेलर पर मत जाओ, इंदिरा आयरन लेडी थी, आयरन लेडी। और एक्चुअली ये लोग भी फिल्म के ट्रेलर में कोई कमी नहीं निकाल पाए। किसी को इंदिरा और कंगना में 19 लाख का फर्क तो दिखा, पर ट्रेलर में कमी नहीं दिखी। फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग आता है। डायलॉग था, ये स्टेप लेने से पहले कैबिनेट से तो पूछ लो, और इंदिरा इसका उत्तर देती है, मैं खुद ही कैबिनेट हूं। और यह डायलॉग कांग्रेस के आज के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करता दिखता है। फिल्म भारत के इतिहास के उस समय को कवर करती है जब मीडिया, प्रेस, विपक्ष, छात्र, किसान सबके मुंह बंद कर दिए गए थे। हजारों की संख्या में लोग अकारण गिरफ्तार हो गए थे। जो इंदिरा गांधी मीडिया की आजादी छीनने के लिए लाल किले से स्पीच देती थी, पूर्ण स्वराज के माने केवल ये नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुने, केवल माने ये नहीं है कि जो अखबार लिखना चाहें, चाहे वो बहुत ही कम लोगों की आवाज़ उठाते हों, वो इजाज़त मिले उनको।
उस इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के बारे में आज का युवा कुछ जानता ही नहीं है, और इसी बारे में ये फिल्म है। पर यह फिल्म ध्रुव राठी जैसे लोगों के मुंह पर तमाचा क्यों है, और कैसे ये फिल्म भारत को बांग्लादेश बनाने के प्रयासों पर आघात कर सकती है, वो आगे देखते हैं। देखिए, इमरजेंसी जैसी फिल्म किस प्रकार से देश में स्टेबिलिटी ला सकती है, उसे समझने के लिए देश को कैसे अनस्टेबल करने का प्रयास किया जा रहा है वो समझना पड़ेगा। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद का ये बयान सुनिए। We disappointed young Muslims in this country to the extent that they decided that they would take the law into their own hands. जी, आपने सही सुना, हाथ में आर्म्स लेना जस्टिफाई किया जा रहा है। अब कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर का ये स्टेटमेंट सुनिए। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। आपने ये भी सही सुना, इनके अनुसार बांग्लादेश वाला हाल भारत में भी हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत में चुनावों में धांधली कर रहे हैं। अब थोड़ा इकोसिस्टम को देखते हैं। अशोक स्वेन के अनुसार बांग्लादेश में डिक्टेटर शेख हसीना का हाल देखकर भारत में डिक्टेटर मोदी को चिंता सता रही है, क्योंकि उनका भी हाल यही होने वाला है। अब ये देखिए, भारतीय सेना के एक सेलिब्रेटेड रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोदी को हटाने के लिए बांग्लादेश जैसे तख्तापलट को सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और ऐसे ट्वीट्स की संख्या सैकड़ों में है। और इसी के कुछ दिन बाद राहुल गांधी सामने आते हैं लोगों से ये कहने कि भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, ताकि भारत की इकोनॉमी डूब जाए, भारत अनस्टेबल हो जाए और बांग्लादेश की तरह उसे भी ढहाना आसान हो जाए। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली इसी अनस्टेबिलिटी की बात नरेंद्र मोदी ने की है लाल किले से अपने भाषण में। परंतु क्या कहकर अनस्टेबल करने का प्रयास किया जा रहा है भारत को? वही जो बांग्लादेश में कहा गया, शेख हसीना डिक्टेटर है तो सत्ता से हटा दो, वैसे ही मोदी भी डिक्टेटर है तो सत्ता से हटा दो। किसने आरंभ की थी मोदी डिक्टेटर है वाली डिबेट? तो जी, पहली बार नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा गया था 2007 में एक मैगजीन के एक आर्टिकल के माध्यम से, और उसके बाद उसी साल मोदी और हिटलर में समानताएं गिनवाई गई थी, और इसके बाद हर इलेक्शन से पहले मोदी को डिक्टेटर कहा जाने लगा। डिक्टेटरशिप चलছে, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फिर 2019 के चुनाव से पहले मोदी को हिटलर कहते हुए ये कहा गया कि ये भारत का अंतिम चुनाव है। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। जो हिटलर ने किया था, मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। परंतु 2007 से चल रही ये बकवास 2024 के चुनाव में अपने अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गई, जब एक जर्मन सिटीजन यूट्यूबर ने मोदी को डिक्टेटर कहते हुए वीडियोस बनाने आरंभ कर दिए और उन पर करोड़ों व्यूज आए। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। एक पूरे इकोसिस्टम ने इन वीडियोस को देश में शेयर किया और इस प्रकार की डिबेट आरंभ की गई। हर क्रूर तानाशाह को लगता है कि वह अजय है, लेकिन हर क्रूर तानाशाह डरपोक है। अगर हम बांग्लादेश में जो हुआ उसे देखें तो वहां की प्रधानमंत्री को भी पहले डिक्टेटर बोलना शुरू किया गया था। एक रंजे हुए डिक्टेटर को क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं, और साथ ही साथ वहां की चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न उठाए गए थे। क्या यही प्रयास भारत में नहीं हो रहे? ताक पे रखकर मोदी डिक्टेटरशिप की राह पर निकल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? भारत में भी मोदी को डिक्टेटर कहते हुए उन्हें हटाने का यही पैटर्न प्रयोग में लाया जा रहा है, भारत को अनस्टेबल करने के लिए। और ये प्रयास इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री को लाल किले से इसके बारे में बोलना पड़ा है। बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने तो अभी बोला भी है कि जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो तो शुरुआत है, असली काम तो भारत में करना है। बांग्लादेश इज नथिंग भाई, बांग्लादेश इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। ये खेल का जो शुरुआत अभी बांग्लादेश से हुआ, लॉन्चिंग पैड, मेन खेल होगा भारत में, इनका टारगेट भारत है। परंतु भारत में ये सारा अनस्टेबल करने का प्रयास ना विफल हो सकता है यदि लोगों को पता चल जाए कि असली डिक्टेटर होता क्या है। और यहाँ इमरजेंसी जैसी फिल्में काम आती हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं।
देखिए, अभी तक हमने ये समझा कि किस प्रकार से भारत में डिक्टेटरशिप दिखाते हुए भारत को बांग्लादेश की तरह अनस्टेबल करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है और उसे प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से एक्नॉलेज भी किया है। पर इसे काउंटर करने में इमरजेंसी जैसी फिल्में कैसे काम आ सकती हैं? तो जी, ये फिल्म लोगों को असली डिक्टेटरशिप क्या होती है वो दिखाने वाली है। क्या हुआ था असली इमरजेंसी में, वो देखते हैं मीडिया और विपक्ष पर बरपाए गए कहर को देखकर। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और 25 जून को ही दिल्ली के सारे समाचार पत्रों की बिजली काट दी गई थी। इसके बाद 26 जून तक इंदिरा गांधी की सरकार मीडिया पर सेंसरशिप के सारे नियम बना चुकी थी। पर इतनी जल्दी कैसे बना लिए? क्योंकि ये नियम सीधे कॉपी पेस्ट किए गए थे फिलीपींस के तानाशाह मार्को के शासन से, जो 1972 से 1981 तक वहां तानाशाह रहा था। 30 जून 1975 तक हर समाचार पत्र के कार्यालय में एक सेंसर ऑफिसर पहुंच चुका था, जिसका काम होता था सरकार द्वारा पकड़ाई गई गाइडलाइंस को देखकर प्रेस द्वारा छापे गए हर उस अक्षर को निकलवाना जो सरकार के विरुद्ध जा सकता था। यह सेंसरशिप डिफेंस ऑफ इंडिया नियमों के नियम नंबर 48 के माध्यम से लगाई गई थी और स्पष्ट कहा गया था इसमें कि किसी भी विषय के किसी भी मुद्दे को हम कुचल सकते हैं। मीडिया के लिए स्थिति यहां तक बन चुकी थी कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई न्यूज़पेपर्स ने सांकेतिक प्रोटेस्ट के रूप में शब्दहीन न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए थे। भारतीय प्रेस को कुचलने के बाद अब बारी थी विदेशी प्रेस की, जो टेलीमैक्स मशीन का यूज करते हुए अपने संदेश बाहर भेजते थे। 5 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने जिन भी लोगों या प्रेस के पास टेलेक्स मशीन थी उनके कनेक्शंस काटने आरंभ कर दिए। रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स सब देखते रह गए। द टाइम्स ऑफ लंदन, द वॉशिंगटन पोस्ट, द लॉस एंजलिस टाइम्स निष्कासित कर दिए गए थे। गार्डियन और इकोनॉमिस्ट देश छोड़कर निकल गए थे और बीबीसी के मार्क टली को ब्रिटेन वापस बुला लिया गया था। केवल मई 1976 में लगभग 7000 पत्रकार अरेस्ट कर लिए गए थे। बीबीसी के मार्क टली को तो पैंट उतारकर कोड़े मारने तक के सुझाव दिए गए थे। हिंद समाचार के लाला जगत नारायण जैसे अनेक पत्रकार थे जिन्होंने आपातकाल का सारा समय जेल में काटा। इसका प्रभाव यह था कि दिसंबर 1976 में प्रेस में छापी गई 2207 लाइंस सरकार के कामों को गिनवा रही थी और केवल 34 लाइंस विपक्ष के काम पर थी। पर चलिए इसी बात पर विपक्ष का क्या हाल किया गया था वो देखते हैं। किसी भी तानाशाह को सबसे अधिक डर उसके विपक्ष के नेताओं से होता है। इंदिरा ने सबसे पहले इन्हीं का मुंह बंद किया था, प्रजातंत्र में अनुशासन के नाम पर, और ये सब कानूनों का प्रयोग करते हुए किया गया था। आज लालू यादव की बेटी का नाम मीसा भारती क्यों है? क्योंकि मीसा नाम के कानून का यूज करके ही लालू यादव को जेल भेजा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। यह कानून 1971 में पास हुआ था और यह सत्ता को शक्ति देता था किसी भी नागरिक को असीमित समय तक बंधक बनाने के लिए, भारत की अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा बताकर। 10,000 से अधिक पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए गए थे उस समय इस देश में इस कानून का प्रयोग करके। तिहाड़ जेल में 96 कैदी 3 टॉयलेट शेयर करते थे, अधपकी रोटियां और मक्खी वाली दाल मिलती थी और अधिक मुखर राजनीतिक कैदियों को दुर्दांत अपराधियों के साथ रखा जाता था। कई पॉलिटिकल कैदी इस कारण से मर गए थे, जिनमें से एक सुलोचना नाम की अभिनेत्री भी थी जिसे 13 दिन तक रोज कपड़े उतारकर मोलेस्ट किया गया था। तिहाड़ में 1273 कैदियों के लिए स्थान था, पर 4250 कैदी उसमें ठूसे हुए थे। इंदिरा गांधी ने उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा था कि भारत की जनसंख्या के अनुसार इन कैदियों की संख्या तो कुछ भी नहीं है। छात्र नेताओं को तो और भी बुरा नरक भोगना होता था। 1 मार्च 1976 को राजन नाम के एक छात्र को कालीकट में बंदी बना लिया गया और एक टॉर्चर चैम्बर में ले गए उसे। एक भारी रोलर उसके पैरों पर चलाया गया और राजन नहीं बच पाया। ऐसी 50 यातनाएं जेल में होती थी। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेता के भाई को गिरफ्तार किया गया था। जेल में मारपीट से वो बेहोश हो गए। जब होश में आए तो अपने आप को नंगा पाया। होश में आते ही 10 हवलदारों ने उन्हें लाठी से पीटना चालू कर दिया। खाना पीना नहीं मिलता था, मुंह में मूत्र त्याग की धमकियां दी जाती थी और डराने के लिए रेलवे ट्रैक पर बांधकर फेंक दिया जाता था। आम लोगों का भी यही हाल हो रहा था। 1976-77 के वर्ष में 83 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, जिनमें से अधिकांश फोर्स्ड थी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास के इसी हिस्से को कवर कर रही है जिसे आज लोग नहीं जानते हैं, जो एक्चुअल में डिक्टेटरशिप थी। और जब इस इतिहास को आज के भारत के लोग आज के समय से कंपेयर करेंगे तो डिक्टेटरशिप की उस डिबेट को शांत होने में मदद मिलेगी जिसका प्रयोग करते हुए आज भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास हो रहा है। क्या एक फिल्म भारत में इतना बड़ा काम कर सकती है? वो आगे देखते हैं। एक फिल्म क्या कर सकती है वो ना एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक कोरियाई फिल्म थी साइलेंस। कोरिया में गूंगी बहरी छोटी छोटी बच्चियों पर हो रही रियल लाइफ यौन हिंसा से प्रेरित थी। अब बच्चियां अनाथ और दिव्यांग थी,
तो फिल्म के रिलीज से पहले इस केस पर किसी ने सुध नहीं ली थी, पर जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई और हिट हुई तो केस भी शुरू हुआ और बलात्कारी जेल में भी फेंक दिए गए। ये होती है एक फिल्म की शक्ति। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के संघार को लोग इग्नोर करते थे या उन्हें मिथ बताते थे, पर क्या कोई आज तक ज्यूज पे हुए अत्याचारों को इसी प्रकार से डिनाई कर पाया है? नहीं। क्यों? क्योंकि शिंडलर्स लिस्ट जैसी कई ऑस्कर विनिंग फिल्म्स इस विषय के ऊपर आईं और उन्होंने लोगों को बताया कि ज्यूज के साथ क्या हुआ था। द कश्मीर फाइल्स के बाद से कश्मीरी हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हुआ, ये वाला जो नैरेटिव था ना, वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। एक अमेरिकन ने फ्लोरिडा में ये फिल्म देखी और फिल्म के अंत में वो रोते हुए चीखने लगा, अब वो और दर्द नहीं झेल पाएगा। कश्मीरी पंडितों का दर्द एक अमेरिकन समझ रहा था। किताबों में लिखना या आर्टिकल लिखना तो कई वर्षों से चल ही रहा था, कितने लोग उनका दर्द समझ पाए, लेकिन एक फिल्म बनी तो एक अमेरिकन तक ये दर्द समझ पाया। कोरियाई फिल्म्स और सीरीज ने अपनी एक वृहद मार्केट बनाई है, भारत में भी और संसार के कई अन्य देशों में भी। आज भारत के कई लोग कोरियाई भाषा बोलना सीख रहे हैं। आज अचानक से भारत में कोरियाई फूड, कपड़े और मेकअप की मार्केट बढ़ गई है। ये ना एक सिनेमा की पावर है। अच्छा, भारत में आप किसी से भी पूछोगे कि अकबर की पत्नी का नाम क्या था, तो झट से उत्तर आएगा जोधा, जबकि फिल्म बनाने वाले लोग स्वयं जानते हैं कि जोधा नाम का तो कोई कैरेक्टर इतिहास में कभी था ही नहीं। जोधा अकबर पिक्चर बन गई, जोधाबाई मुगल आजम में भी थी। फैक्ट यह है कि अकबर की कोई वाइफ जोधाबाई नहीं थी। अब वो मशहूर हो गया, अब वो रियल हो गई है, मगर रियलिटी में अकबर की कोई वाइफ नहीं थी जिसका नाम जोधाबाई। ऐसी कोई वाइफ ही नहीं थी। कहानियां बन जाती है, उसमें क्या है। ये नई पीढ़ी क्या करे, फिल्में देखती है, इतिहास उसी से समझती है। अरे भाई, फिल्मों को हिस्ट्री मत समझिए और हिस्ट्री को फिल्म न समझिए। आप गौर से देखिए, आप फिल्में देखिए, एंजॉय कीजिए, और हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीरियसली हिस्ट्री पढ़िए। एक फिल्म की शक्ति इतनी होती है कि वो आपको सिगरेट पीना तक सिखा सकती है। 2010 में हुए सर्वे के अनुसार भारत में 52% युवा सिगरेट पीना फिल्मों से सीखे थे। एक फिल्म लोगों को महिलाओं से यौन हिंसा करना तक सिखा सकती है। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार फिल्मी पर्दे पर हुई महिलाओं से यौन हिंसा वास्तविक जीवन में भी यौन व्याभिचार को बढ़ाती है, और ऐसी ही एक रिपोर्ट टेलीग्राफ में भी छपी थी। फिल्म बहुत कुछ कर सकती है, पूरा का पूरा नैरेटिव बदल सकती है। फिल्म लोगों को यह भी बता सकती है कि असली डिक्टेटर क्या होता है, और जब लोग असली डिक्टेटर को देख लेंगे तो देश में नकली डिक्टेटरशिप की जो डिबेट चल रही है वो समाप्त हो सकती है। और यदि ये डिबेट समाप्त होती है तो उस अराजकता के खतरे को भी दूर किया जा सकता है जो आज भारत पर मंडरा रहा है। यहाँ केवल एक चीज की आवश्यकता है कि फिल्म इम्पैक्टफुल हो। इमरजेंसी का ट्रेलर तगड़ा है, फिल्म का लुक इंटरनेशनल है, इसने एक डिबेट भी चालू की है, और यदि ये फिल्म अच्छी हुई तो देश को एक्चुअल में पता चल जाएगा कि डिक्टेटर क्या होता है। साथ ही इस विषय पर अन्य फिल्मों और वेब सीरीज का रास्ता भी खुलेगा, और ये उन लोगों के मुंह पर चांटा होगा जिन्हें आज भारत में डिक्टेटरशिप दिख रही है। तो अब इस विषय पर आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट करिए हमारे काम को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। साथ ही साथ जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे अवश्य देखिए। ये वीडियो आपको बंगाल में डॉक्टर लड़की के साथ चल रहे अत्याचार के बारे में बताएगा। तो पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।